हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पंकज पटेल आपके सामने आपके साथ फिर से जुड़ा और हम लोग डीसी जनरेटर के टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं क्योंकि 21 से शुरू करते हैं क्योंकि 20 तो पहले से ही हो चुका है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है 20 यानी कि 21 क्वेश्चन है। आपको इसको देखिए क्या है। करा व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। रिड्यूस्ड कॉपर लॉस, रिड्यूस्ड फ्रिक्शन लॉस, रिड्यूस्ड द हिस्टेरिसिस लॉस, रिड्यूस्ड द इरिकरेंट लॉस। तो आपका आंसर हो जाएगा रिड्यूस्ड एडी करंट लॉस। कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी, रिड्यूस्ड एडी करंट लॉस। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी लैमिनेशन की बात आएगी, लैमिनेटेड की बात आएगी, तब आपका हमेशा एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने का ही आंसर होगा। ठीक है, तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज़ वेरी लो, यानी कि किसी भी डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, वो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों, है ना? तो आपको इसका आंसर देना है। आपके पास है रिड्यूस्ड आर्मेचर करंट, रिड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, रन आर्मेचर विद लेस वेट, और अगला ऑप्शन है रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द आर्मेचर, यानी कि आर्मेचर के तापमान को कम करने के लिए। तो बताइए आपका आंसर कौन सा होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपको? इसका आंसर जाएगा रिड्यूस द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, यानी आंसर बी। देखिए यहाँ पे क्या है कि आर्मेचर में ही ईएमएफ जनरेट होता है, आर्मेचर में ही ईएमएफ जनरेट होता है, और इसी आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होता है तो इसमें से करंट चलती है। अगर यहाँ पे इस आर्मेचर का, यानी कि इसके आर्मेचर का रेजिस्टेंस जितना ही अधिक होगा, वोल्टेज ड्रॉप V बराबर I इंटू R होता है ना? तो अब जितना ही अधिक रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना? तो इसीलिए अगर हम लोग आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम कर दें तो उसका वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। तो इसलिए आंसर बी जाता है ना? एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है यह 1 ओम के आसपास तक होता है, यानी 1 ओम से कम, यानी कि यह आर का मान, आर्मेचर रेजिस्टेंस लेस देन 1 आर इक्वल 1, यानी यह लगभग 1 के बराबर होता है। 1 से, सॉरी ये गलत बन गया, तो आर जो है लेस देन 1 आर इक्वल, ठीक है ना? तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है यह होता है लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी कि यह 1 से कम होता है या फिर 1 के बराबर होता है, ठीक है ना? तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया बी, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन, व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। कह रहा है कि क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना चाहिए, ऐसा क्यों, है ना? तो आप याद रखिएगा ऐसा क्यों हो सकता है, आप लोग बताइए इसका आंसर कि डीसी जनरेटर को हमेशा क्लॉकवाइज में ही क्यों चलना चाहिए, है ना? आपसे आपके आंसर प्रोटेक्ट द ब्रूस फ्रॉम द डैमेज, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवॉइड द शॉर्ट सर्किट करंट इन आर्मेचर, अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर। इनमें से सभी ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। हाँ, आंसर आपका बी, जितने लोगों ने बी आंसर किया बिल्कुल सही है, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप आर्मेचर को उल्टा घुमा देंगे, यानी कि जब आर्मेचर उल्टा, यानी जब आप आर्मेचर को उल्टा घुमाने का मतलब होता है कि जब आपका जनरेटर उल्टा घूमेगा, यानी कि जब उल्टा घूमेगा तो उसमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा एक ही डायरेक्शन में जनरेटर को घूमना चाहिए। अगर दूसरे डायरेक्शन में घुमा देते हैं तो आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना? तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, आंसर बी, ठीक? तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है, वाई कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज प्रोवाइड इन लार्ज डीसी जनरेटर। लार्ज डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए।
ऑप्शन है आपके कनेक्ट मोर लोड, क्या कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रोवाइड करके अधिक लोड प्रोवाइड किया जा सकता है, बताइए। हाँ, ये आंसर सही नहीं है, मैं ऐसे ही यहाँ पे टिक कर मतलब ऑप्शन बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगला है करा रिड्यूस्ड कम्यूटेशन इफेक्ट, यानी कि कम्यूटेशन इफेक्ट को कम करने के लिए, अगला ऑप्शन। और अगला ऑप्शन क्या है आपका, आगे है देखिए, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए। अगला ऑप्शन है इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ जनरेटर, जनरेटर की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, अब फटाफट जल्दी से आंसर करिए। हाँ, न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, हमने आपको पिछले में वीडियो में बताया था कि आर्मेचर रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत, है ना। तो आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है, आर्मेचर फ्लक्स द्वारा मेन फ्लक्स पर डाला गया प्रभाव, आर्मेचर फ्लक्स पर मेन फ्लक्स पर डाला गया प्रभाव ही क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है ना। आप याद रखेंगे आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार का होता है, आर्मेचर रिएक्शन, है ना। आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार का होता है, कौन सा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है ना। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ये भी आप याद रखिएगा इन दोनों को, है ना। तो आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आंसर हम लोगों का क्या जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर आप 25 पढ़ के चलिए, आप लोग बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, आप लोग चलिए इसको कमेंट करिए। कह रहा है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डीसी जनरेटर फेल टू बिल्डअप वोल्टेज, बिल्डअप वोल्टेज यानी कि कोई भी डीसी जनरेटर जो है वह क्यों वोल्टेज को बिल्डअप करने में फेल हो जा रहा है, ऐसा क्या रीज़न है। तो आपके पास ऑप्शन है लूज ब्रूसेज कॉन्टैक्ट, ढीले ब्रूसेज कॉन्टैक्ट की वजह से, या आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर रेजिस्टेंस अधिक है, ये रीज़न है, या फिर फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, या फिर ये ऑप्शन होगा आंसर आपका, या फिर प्राइम मोर इज रनिंग एट एबव रेटेड स्पीड, रेटेड स्पीड से प्राइम मोर अधिक तेज़ मूव कर रहा है, इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा, यानी फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, है ना। फील्ड रेजिस्टेंस एबव इज क्रिटिकल रेजिस्टेंस, है ना। तो आप याद रखिएगा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अगर अधिक रेजिस्टेंस हो जाता है तो वह जनरेटर जो है वोल्टेज को बिल्डअप करने में असफल हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा तो फील्ड रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा तो इस फील्ड में करंट जाएगी नहीं। जब इस किसी भी हो, कोई भी जनरेटर है ना, तो उसके फील्ड का रेजिस्टेंस अधिक हो गया, अगर फील्ड का रेजिस्टेंस अधिक हो गया तो उसमें करंट नहीं जा रही है, या फिर करंट अगर नहीं जाएगी या करंट कम हो गई, तो यहाँ पे आप देखिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ ना, फाई इज इक्वल टू MMF अपान एस, यानी कि फाई इज इक्वल टू NI अपान एस, है ना। तो अगर यह करंट कम हो गई या करंट नहीं रही तो फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। और जब फाई ही नहीं होगा, अब फाई ही नहीं हुआ या फाई कम हो गया तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फाई जेड NP अपान 60 है आपका फार्मूला, पिछले क्वेश्चन में मिला भी था। तो यानी कि आप लोग कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू फाई, और अगर फाई ही कम हो गया तो आपका EMF कम होगा, और फाई काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, करंट काफ़ी कम हो गई तो फाई कम हो गया, फाई कम हो गया तो जनरेटेड EMF कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपका आंसर जो होता है फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यही सही हो जाता है, यानी कि अधिक रेजिस्टेंस हो गया तो वह वोल्टेज को बिल्डअप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम अपने डीसी जनरेटर में फील्ड के रेजिस्टेंस को क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम रखते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26, चलिए जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जनरेटर इफ़ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर, है ना। कह रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका आर्मेचर के समांतर, यानी उसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। तो इसका भी हमने आंसर आपको बताया है, चलिए आप जल्दी से कमेंट करिए, है ना। ये आपका आर्मेचर है ना, और आर्मेचर के समांतर में कह रहा है कि फील्ड है
जुड़ा हुआ है। तो बताइए किस प्रकार का जनरेटर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, ये शंट जनरेटर है ना। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन ए शंट जनरेटर। क्लियर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। हमने इसके बारे में भी आपको बताया पिछले क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मिल चुका है इस तरह का पोल शू के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको इसका आंसर दिया था। आप लोग बताइए। रिड्यूस द एयर गैप, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेज, स्प्रेड आउट ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ द एयर गैप। हाँ फटाफट जल्दी से बताइए, आपके सभी ऑप्शन हैं तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन एयर गैप। बिल्कुल आंसर डी सही है ना। कि ये आपका पोल हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे इस प्रकार का आपका पोल शू होता है ना। अब पोल शू जो होता है अधिक से अधिक भाग पर यह क्या करता है, आर्मेचर के अधिक से अधिक भाग पर, यानी कि एयर गैप में, चूँकि एयर गैप है ना, तो अधिक से अधिक एयर गैप में यानी अधिक आर्मेचर के अधिक से अधिक भाग पर यह फ्लक्स को पहुंचाता है ना, यानी स्प्रेड करता है, फैलाता है। तो इसी यही पोल शू का कार्य। पोल शू का एक कार्य और है, मैंने आपको बताया था, ये बाइंडिंग को थामे रखता है ना। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाता है? आंसर डी सही हो जाता है ना। तो आंसर आपका डी सही हो जाता है। अब आगे चलते हैं 28 पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, आप जल्दी से इसको भी पढ़िए। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है ना। तो करा कि मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, क्या यह कार्य है? अच्छा आगे देखते हैं। या फिर कह रहा है कि कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनल, धारा को एक दिशा में करंट को कलेक्ट करता है। या फिर कह रहा है रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रुसेज पर वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस कम करता है, यानी इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड। कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से बढ़ाता है। इनमें से कौन सा काम है स्लिप रिंग का? फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली। स्लिप रिंग जो होता है यह करंट को कलेक्ट करता है एक ही दिशा में, है ना, डायरेक्शन में यह करंट को कलेक्ट करता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रूस इन जनरेटर। कौन सा मटेरियल होता है जो जनरेटर में यूज किया जाता है? ठीक है फटाफट दीजिए आंसर इसका। उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर देंगे। स्टील एंड ग्रेफाइट का रहा है, स्टील एंड ग्रेफाइट का रहा है, कार्बन एंड ग्रेफाइट का रहा है, कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट का रहा है, एल्यूमिनियम एंड ग्रेफाइट का रहा है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? चलिए आप लोग बताइए फटाफट जल्दी से। हाँ, कार्बन एंड ग्रेफाइट, आंसर नंबर बी, यानी कि 29 का बी आंसर हो जाएगा, कार्बन एंड ग्रेफाइट। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या, वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। डीसी जनरेटर अपने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खो देता है, यह क्यों? कोई भी डीसी जनरेटर अपने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खो देता है, ऐसा क्या रीज़न है ना। तो आप लोग बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन पीछे मिल चुका है ना। क्वेश्चन है, ऑप्शन है हैवी शॉर्ट सर्किट इन लोड, यानी लोड में ज़्यादा शॉर्ट सर्किट लोड, यानी लोड शॉर्ट सर्किट हो चुका है। या रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूसली, बिना लोड के चल रहा है इसलिए। या कंटिन्यूअस रनिंग विदाउट ब्रेक, यानी बिना रुके हुए लगातार चल रहा है इसलिए। या चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेरी ऑफ्टन, यानी कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो है ना, ये क्वेश्चन सेम लगभग मिल चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 30 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा? डी, है ना। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इसको दूसरी दिशा में अगर उल्टा डायरेक्शन में प्रवाहित घुमा दें तो फिर इसका रेजिड्यूल ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको जनरेशन को उसके सही दिशा में ही घुमाना चाहिए, सही डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इन ए जनरेटर, है ना। कह रहा है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है ना। तो चलिए आपको इसका आंसर देना है। कह रहा है फील्ड कॉइल के थ्रू, या फिर आर्मेचर कोर के थ्रू, या लैमिनेटेड पोल के थ्रू, या फिर वाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर के थ्रू। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का जल्दी से आंसर दीजिए।
आर्मेचर कोर, बिल्कुल जिसका आंसर ये है आर्मेचर कोर। अच्छा हम लोग देख ही लेते हैं, ये आपका कोर हो गया है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बना दे रहा हूँ आपको, एक से अधिक पोल है ना, इस तरह से हम लोगों ने बना दिया ना। तो मान लिया कि एन है, ये भी एन है, ये एस है, ये भी एस है ना। तो अब यहाँ पे आर्मेचर होता है यहाँ पे, है ना। अब क्या होगा, फ्लक्स जब जनरेट होगा तो ये ऐसे आर्मेचर के थ्रू, ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ है ना, या ये ऐसे। तो देखिए आर्मेचर से होके गुजर रहा है ना, देखिए कहाँ से, आर्मेचर से होके, है ना। तो इसलिए इसका आंसर आपका कौन सा हो जाता है, आर्मेचर कोर। क्लियर। तो हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन डीसी शंट जनरेटर, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। कह रहा है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, या ड्यू टू इंक्रीज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, या आर्मेचर ऑफ ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज, या ड्यू टू इंक्रीज इन शंट फील्ड इंडक्टेंस। इनमें से किस वजह से टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। चलिए आप लोग बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। आपका आंसर जल्दी आ नहीं रहा है। हाँ, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, बिल्कुल है ना। जितना ज़्यादा यहाँ देखिए, ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर क्या करता है, आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब कर देता है। जब आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब कर देता है तो यहाँ से फ्लक्स ही कम हो जाएगा। जब फ्लक्स ही कम हो, दो ही प्रकार का आर्मेचर रिएक्शन, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, मैंने पिछले में बताया ना, पिछले क्वेश्चन में, तो इसलिए आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या डीमैग्नेटाइजिंग, अगर डीमैग्नेटाइजिंग करता है तो फ्लक्स की संख्या कम हो जाती है। अब फ्लक्स की संख्या कम हो जाती है तो फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा ई प्रोपोर्शनल टू फाई, फ्लक्स की संख्या कम होगी तो ई कम उत्पन्न होगा। जब उत्पन्न ही कम होगा तो फिर टर्मिनल पर वोल्टेज ही कम पहुँचेगा, है ना। तो टर्मिनल पर कम वोल्टेज प्राप्त होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन कम से कम हो, ठीक है ना। तो मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताएंगे आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के तरीके कौन कौन से, है ना। आप बताएंगे आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के उपाय, है ना। आपको इसका आंसर देना है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, आप देखिए यहाँ से। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अधिक डिस्टेंस यानी कि अधिक दूरी के लिए कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, है ना। अधिक दूरी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, है ना। आप बताइए कि इनमें से कौन सा जनरेटर है कि आपको अधिक दूरी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सप्लाई, अधिक दूरी तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन सा जनरेटर यूज करेंगे। इनमें से आपको किसको रिकमेंड करेंगे, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, है ना। तो आप कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को रिकमेंड करेंगे अधिक दूरी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, है ना। तो अब देखिएगा कम्युलेटिव कंपाउंड में भी यह जनरेटर जो है तीन प्रकार से आप इसको देखिएगा। ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर, है ना, और अंडर कंपाउंड जनरेटर और लेवल कंपाउंड जनरेटर, है ना। याद रखिएगा, ओवर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर और लेवल कंपाउंड जनरेटर, ठीक। तो आप इसमें से अगर अब यहाँ भी ये भी तीनों ऑप्शन दिया हो तो अब इनमें से कौन सा, तो ओवर कंपाउंड जनरेटर आपका आंसर होगा तब, ठीक है ना। आप इसको भी याद रखिएगा। कभी आपको हो सकता है कि इस ऑप्शन, इन दिए हुए ऑप्शनों में से कुछ और ना हो के ये आपको एग्जाम में मिल जाए, तो आप याद रखिएगा कि ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग याद करके रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 34।
विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के इंसुलेशन रजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग करते हैं। दिए हुए मेथड में से हम लोग कौन सा मेथड प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप लोग फटाफट इसका जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और बताइए। कह रहा है रिप्लेसिंग द ब्रशेज फ्रिक्वेंटली, यानी कि उसको बार बार बदलते रहना चाहिए। कह रहा है हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पीरियोडिकली, समय समय पर मशीन को गर्म करते रहना चाहिए, नहीं, है ना। क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट रेगुलरली, यानी कि लगातार, यानी कि नियमित रूप से, है ना, कम्यूटेशन को कम्यूटेटर को क्या करते रहना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए। करा ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के समय रख रखाव, यानी रख रखाव मेंटेनेंस के समय गर्म हवा देना चाहिए। ऐसा क्या है, आप लोग बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जल्दी से बताइए। बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अच्छा, ऐसा क्यों, ऐसा भी क्या किसी चीज़, है ना, जब आप मेंटेनेंस किए, जैसे मान लीजिए आपने बाइंडिंग कर दिया, है ना, तो अब होगा क्या कि आपने वहाँ तो बाइंडिंग कर दिया, तो अब वह उसमें आप लोग वार्निश वगैरह या और चीज़ें हाँ डालते हैं, है ना, तो वह क्या कहते हैं कि उसमें नमी रहती है या फिर किसी वजह से नमी आ गई, तो उस नमी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोग उसको गर्म हवा डाल दें, यानी कि वहाँ पे गर्म हवा को प्रवाहित करें तो वह नमी कम हो जाती है, तो उससे उसके रजिस्टेंस में इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। तो आंसर डी हो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 34। अब अगला क्वेश्चन है 35। करा व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन अब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अच्छा, तो अभी तक तो आप लोग पढ़े थे कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है तभी डीसी जनरेटर काम करता है ना। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल पढ़े होंगे कि बिना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के भी कुछ जनरेटर हैं शायद जो काम करते हैं, तो मैंने शायद वर्ड कहा, बिल्कुल है, मैंने सिर्फ आपको इसलिए पूछा ताकि आप बताइए, है ना। तो हमने उस दिन बात किया था ना डीसी जनरेटर पर, डीसी जनरेटर, है ना। तो डीसी जनरेटर कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का, है ना। एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, है ना। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में क्या होता है, यहाँ पर इसके जो फील्ड होते हैं, यानी कि इसका जो फील्ड होता है या आउट सोर्स से, यानी बाहरी सोर्स से वो एक्साइट किया जाता है, तो इसलिए इसे हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर करते हैं। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन होगा कौन सा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अच्छा, तो अभी हम लोगों को ऑप्शन तो 2 ही दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। सेंटर जनरेटर ऑप्शन दिख रहा है, सीरीज जनरेटर। तो अगला ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है कंपाउंड जनरेटर और सेपरेट, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी है ना, तो आप इसको याद रख लेगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कौन सा सही हो जाता है, आप डी आंसर सही हो जाता है ना, याद रहेगा ना आप लोगों को। बिल्कुल उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे से याद करेंगे और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करेंगे और आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे, है ना। ऐसी मेरी दुआ है, आशीर्वाद है आपके साथ, है ना। व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज़ यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग, यानी कि आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर आप यूज करेंगे, आप बताइए कि जल्दी जल्दी फटाफट बताइए आप लोग कौन सा आर्क वेल्डिंग के लिए किस जनरेटर को रिकमेंड करेंगे, है ना। सब करा ऑप्शन है सेंटर जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इनमें से कौन से जनरेटर का आप लोग रिकमेंड करेंगे आर्क वेल्डिंग के लिए, जल्दी से बताइए, है ना, जल्दी से बताइए। 36 का आंसर फटाक से, बिल्कुल डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, है ना। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक, तो आपका आंसर होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। आगे चलते हैं 37। विच, हाँ, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंड डीसी जनरेटर। अच्छा, दिए हुए में ऑप्शन में से वेव वाइंड डीसी जनरेटर के वेव वाइंडिंग का कौन सी प्रॉपर्टी है ना। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए। यहाँ पे ऑप्शन है लो करंट लो वोल्टेज, हाई करंट हाई वोल्टेज, लो करंट हाई वोल्टेज, हाई करंट हाई वोल्टेज। तो फटाक से आप लोग आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं ना। 37 का कौन सा आंसर होगा,
सी, बिल्कुल, वेरी गुड, लो करंट हाई वोल्टेज, ठीक है ना। कौन सा, तो हम यहाँ पे आपको याद करने का एक थोड़ा सा सिर्फ एक यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं वेव, है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए, आप याद रखिएगा कि कन्फ्यूजन ना हो, कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस कन्फ्यूजन को हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे है क्या कि ये वी है ना, तो वी तो हाई वोल्टेज, है ना, तो वी से याद रख लेगा हाई वोल्टेज, है ना, हाई वोल्टेज, है ना, हाई वोल्टेज लो करंट, लो करंट, है ना, हाई वोल्टेज लो करंट, ठीक है ना। और अगर आपसे लैब बाइंडिंग पूछे तो जस्ट इसका उल्टा आप याद रखिएगा, लो वोल्टेज। लैब बाइंडिंग किसके लिए, लो वोल्टेज, है ना, किसके लिए, लो वोल्टेज, है ना, किसके लिए, लो वोल्टेज। और करंट क्या हो जाएगा, हाई करंट, क्या चीज़, हाई करंट। लो लैब बाइंडिंग लो वोल्टेज के लिए और हाई करंट के लिए, और वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए और लो करंट के लिए, ठीक है ना। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक। तो आपका आंसर कौन सा हो जाता है, सी, लो, सॉरी, आपका आंसर हो जाता है लो करंट हाई वोल्टेज। ये वेव बाइंडिंग के लिए पूछा गया है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 37 हो गया, 38 की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे मज़ेदार क्वेश्चन मुझे तो दिख रहा है, शायद आपको भी मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन कम्यूटेटर कनेक्शन, है ना, इन डीसी जनरेटर। कह रहा है कि कम्यूटेटर कनेक्शन के समय हम लोग यहाँ पे कर रहा है कि डीसी जनरेटर में ये रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ है। ये देखिए, आपको ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट, है ना। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों यूज किया गया है, आप लोग बताइए, है ना, फटाफट जल्दी से बताइए। अच्छा, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा क्या, बिल्कुल मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, है ना, जल्दी से बताइए। नलीफाइंग द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर इंक्रीजिंग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, आगे तो एक मिनट, हाँ आप देखिए, है ना। अब अगला ऑप्शन के लिए स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, यानी कि धारा की दिशा को आसानी से पलटने के लिए। तो अब चलिए आप लोग बताइए इसके आंसर को, है ना। ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, इस रेजिस्टेंस को, ये है ना, ये क्यों लगाया जाता है ना। तो इसका आंसर आपको कौन सा जाता है, इसका आंसर लास्ट वाला आपको जाएगा ना, स्मूथ रिवर्सिबल करंट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अगर आपको कम्यूटेशन नहीं पता तो आप बताइएगा, इसके लिए अलग से क्लास ले लिया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपको आने लगेगा, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्लियर। तो आगे चलते हैं 39 पर। व्हाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में सॉलिड पोल क्यों प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर तो हम लोगों ने कई बार करके रखा है, क्योंकि हो चुका है आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग बताएंगे, है ना। पोल शू, है ना, देखिए पोल हम चाहते हैं कि एस कम हो, है ना, क्यों, क्योंकि फाई इज इक्वल टू एन आई अपान एस, है ना, फाई इज इक्वल टू एन आई अपान एस। तो एस का मतलब रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस जितना ही कम होगा फ्लक्स वहाँ उतने ही बढ़िया ढंग से स्थापित हो जाएगा, अच्छे से चलेगा, अच्छे से स्थापित होगा ना। तो इसीलिए हम लोग रिलेक्टेंस एस को कम करते हैं, और रिलेक्टेंस एस को कम करने के लिए हमको कोई मटेरियल यानी कि लो रिलेक्टेंस वाले को यूज करना चाहिए ना। तो लो रिलेक्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, एस इक्वल टू फार्मूला आप लोग याद करते जाइएगा। कुछ मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ और आप लोग इसको याद कर लिया करिए। एस इक्वल टू एल अपान म्यू ए, है ना। तो ए एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एल उस कोर की लंबाई है, म्यू परमेबिलिटी है ना, यानी चुंबकशीलता है। यह जितना ही अधिक होगा रिलेक्टेंस उतना ही कम होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सॉलिड पोल यूज करते हैं इसीलिए, अच्छा ठीक है ना। तो यानी रिलेक्टेंस एस को कम करने के लिए, ताकि क्या हो जाए, रिलेक्टेंस एस कम होगा तो फिर क्या होगा, रिलेक्टेंस एस कम होगा तो फाई अच्छे से स्थापित हो जाएगा ना। तो अब बताइए, अब उम्मीद है कि आप इसका आंसर बताएंगे, फटाफट बताइए जल्दी से, आप इसका आंसर उम्मीद है बताएंगे। हाँ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक
पाथ। वेरी गुड। कुछ लोग अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा करेंगे। अगला है विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योग, है ना। कौन सा, है ना, करा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है ना। करा है कास्ट आयरन, मैंने इसका भी आंसर आपको बता रखा है, कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, एल्युमिनियम, रोल्ड स्टील, है ना। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा रोल्ड स्टील, है ना, या फैब्रिकेटेड स्टील या कास्ट स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं ना। अच्छा, कुछ लोगों ने कास्ट आयरन सोच रहे थे ना, तो यहाँ पे आप देखिए ये कह रहा है कि लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर, है ना। तो लार्ज कैपेसिटी, और अगर स्मॉल कैपेसिटी होता ना, लो कैपेसिटी की डीसी जनरेटर की बात होती तो हमारा कास्ट आयरन ही आंसर सही होता है ना। लार्ज कैपेसिटी के लिए आपका रोल्ड स्टील या फिर फैब्रिकेटेड स्टील, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग, है ना, स्प्लिट रिंग की क्या कार्य है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। कर रहा है सप्लाई द आउटपुट कंटिन्यूसली, मेक आउटपुट इन यूनी डायरेक्शन। एक क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपको देना है। कर रहा है मेक आउटपुट इन अपोजिट डायरेक्शन, कलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेट कंडक्टर। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। आपको इसका आंसर देना है, आपको देना भी चाहिए अगर आप दिल से मन से पढ़ रहे हैं तो, और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप देंगे इसका आंसर, है ना। बिल्कुल, मेक आउटपुट इन द यूनी डायरेक्शन, है ना, यानी कि हम लोग एक ही दिशा में करंट को कलेक्ट करने के लिए स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन डीसी जनरेटर, है ना, कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ डीसी जनरेटर में किस टाइप का वोल्टेज उत्पन्न होता है ना। तो आप बताइए जल्दी से। ऑप्शन पल्सेटिंग वोल्टेज कह रहा है, ऑप्शन कौन सा, पल्सेटिंग वोल्टेज, ऑक्सीलेटिंग वोल्टेज, और एक ऑप्शन है सॉरी, और अगला दो ऑप्शन क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और डायरेक्ट करंट वोल्टेज, है ना। तो आप इसके आंसर बताइए कौन सा होगा, फिर से जल्दी से देख लीजिए दोनों ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, ये भी दोनों ऑप्शन देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, यहीं पे आंसर है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। याद रखिएगा कि किसी भी डीसी मशीन, आप डीसी जनरेटर ज़रूर है लेकिन वो उसके आर्मेचर पर हमेशा एसी ही उत्पन्न होता है ना। तो आप इसे याद रखिएगा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर आपको सी जाता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, करा एक्स के रूप में चिन्हित, यानी कि ये एक्स के रूप में ये भाग चिन्हित है ना, यह किस चीज़ को बता रहा होता है ना। तो जल्दी से बताइए। करा टू फिक्स द की वे, है ना, टू मेक एयर, ये कह रहा है, या फिर टू मेक द एयर सर्कुलेशन, यानी कि वायु प्रसंचरण के लिए कह रहा है, पता नहीं, आप लोग बताइए। फॉर लुब्रिकेशन पर्पज, या फिर कह रहा है फॉर इजी रिमूवल फॉर सॉफ्ट। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग फटाफट कमेंट करिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, 43 का ए क्या हो जाएगा, टू फिक्स द की वे, यानी कि ये देखिए इसको सॉफ्ट पर फिक्स करने के लिए यहाँ पे की के लिए व्यवस्था किया गया है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं। 44, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर, है ना। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है ना। तो आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है। तो आपको ऑप्शन है, सभी ऑप्शन दिख रहे हैं। टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, टू मैग्नेटाइज द पोल टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, या फिर टू इंक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। यहाँ पे देखिएगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आपको उम्मीद है आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए, इसका आंसर जल्दी से करिए 44 का, बिल्कुल सी,
टू मैग्नेटाइज द पोल ऑफ प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, है ना। क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर, है ना। तो देखिए ये आपका पोल हो गया, है ना, ये पोल है। इस पोल को एक्साइट करने के लिए, इनर्जाइज करने के लिए, है ना, तो ये इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, कॉइल लगाते हैं, है ना। जब इस कॉइल को यानी कि इसको बाइंडिंग कर देते हैं एक तरह से, हाँ कॉइल कर देते हैं, तो यह मैग्नेटाइज हो जाता है। जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो हमें फ्लक्स मिलता है ना। तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाए, टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस फ्लक्स, है ना। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा सही होता है, आंसर नंबर सी आपका सही होता है। क्लियर रहेगा ना। तो आगे चलते हैं। 45 है आपके सामने बिल्कुल। शायद ये करा है कि विच मेटल यूज टू मेक पोल कोर फॉर लार्ज डीसी मशीन। तो आप जो बताइए इसका भी आंसर बताइए। अब उम्मीद है कि आप सब लोग बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट स्टील, डलवा लोहे का बनाया जाता है ना। तो याद रखिएगा आंसर आपका कौन सा सही हो जाता है, आंसर आपका कौन सा सही होता है, बताइए जल्दी से। आंसर आपका कौन सा सही होता है, 45 का, 45 का आपका आंसर सी सही होता है ना। एक बात और याद रखिएगा कि जनरली जो पोल शू होता है, यह जनरली जो पोल शू होता है ना, या फिर पोल होता है या पोल कोर होता है, वह जिस मटेरियल का आपका योग बना होता है ना, उसी मटेरियल का ये भी बनाया जाता है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 45 का हो गया। अब हम लोग 46 में चलते हैं, ठीक है ना। तो 46 के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो करा है वाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। देखिए यहाँ पे लैमिनेटेड की बात फिर से आ गई। अभी ये पिछला क्वेश्चन हुआ था, है ना। तो लैमिनेटेड का तो आपको जब भी लैमिनेटेड की बात आए, जब भी लॉसेज की बात आए, तो आप हमेशा एडी करंट लॉस को खोजिएगा, है ना। तो आप लोग खोजिए फटाफट, बताइए कौन सा होगा। करा रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, करा रिड्यूस द विंडेज लॉस, या करा रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस, या करा रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो आपका कौन सा आंसर होगा, आप लोग फटाफट इसका बताइए। बिल्कुल एडी करंट लॉस है ना, रिड्यूस। हाँ तो आप ये लेमिनेशन की जब भी बात आएगी लेमिनेटेड की ना, तो फटाक से आप ईडी करंट लॉस के ही पास जाइएगा ना। तो चाहे जो भी मशीन हो, है ना, ताकि आपको इस सही हो सके, है ना। तो अगला क्वेश्चन है 46 हो गया। 47 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए कौन सा डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है तो हमें कांस्टेंट वोल्टता चाहिए। तो आप यहाँ पे खोजिए कांस्टेंट वोल्टता कौन सी मशीन देगी, यानी कौन सा जनरेटर देगा, और आपको महंगा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो कौन सा होना चाहिए, जल्दी से बताइए आप इसका आंसर कौन सा करेंगे। फटाफट जल्दी से। तो सेंटर जनरेटर, बिल्कुल इसका आंसर सेंटर जनरेटर हो जाता है। आगे चले हम लोग। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग बाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। अभी कंपनसेटिंग बाइंडिंग का क्वेश्चन था ना पीछे, है ना। तो फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग इसका आंसर उम्मीद है देंगे। तो करा मिनिमाइज द रफ कम्यूटेशन, यानी कठोर कम्यूटेशन को कम करने के लिए, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, नियत वोल्टेज को बनाए रखने के लिए, या फिर न्यूट्रलाइज द डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, या फिर डिक्रीज द एक्साइटेशन करंट ऑफ कॉइल, फील्ड कॉइल। तो इनमें से कौन सा सही होगा, आप इस पर ध्यान फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए, है ना। तो न्यूट्रलाइज द डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, आंसर नंबर सी सही होता है। आपके 48 का आंसर सी हो जाता है ना। 48 का आंसर कौन सा सही होता है, सी। क्लियर, चलें आगे। हाँ उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है ना, कितने प्रकार का होता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द इफेक्ट इफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन डीसी जनरेटर, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका ये शंट, ये आर्मेचर हो गया, है ना, ये ब्रूश हो गया। और अभी एक क्वेश्चन भी आया था कि शंट जनरेटर कैसे रहेगा ना। तो देखिए यहाँ पे फील्ड आर्मेचर को घेर के रखा है ना। अब कह रहा है कि ये आपका शंट फील्ड है ना।
कह रहा है कि इस शंट फील्ड का रेजिस्टेंस जो है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो अब बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको हिंट करता हूँ, रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा तो इसमें करंट कम जाएगा, और क्रिटिकल रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा तो लगभग करंट जाएगा ही नहीं, है ना। जब लगभग इसमें करंट ही नहीं जाएगा तो हम लोगों ने अभी पीछे देखा 5 प्रोपोर्शनल टू I, वैसे भी ऑलरेडी आप लोग जानते थे, उम्मीद है ना। तो करंट ही जब नहीं होगी या करंट बहुत कम होगा तो फाई बहुत कम होगा, या अगर करंट है ही नहीं तो फिर फाई नहीं होगा, और जब फाई नहीं होगा तो EMF, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, तो फाई ही नहीं होगा तो E नहीं होगा, है ना। तो अब आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहाँ से पढ़ लीजिए। पहला, आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग कह रहा है। फिर अगला कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज इज एबव नॉर्मल, यानी कि आउटपुट वोल्टेज अधिक हो जाएगा नॉर्मल वोल्टेज से, या जनरेटर फेल्स टू बिल्डअप वोल्टेज, जनरेटर वोल्टेज को उत्पन्न करने में फेल हो जाएगा, या जनरेटर बिल्डअप अब वोल्टेज नॉर्मली, या जनरेटर नॉर्मली वोल्टेज जनरेट करता रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 49 का, जल्दी से आप लोग बताइए। 49 का C पक्का, तो कर देते हैं। तो जनरेटर फेल टू बिल्डअप वोल्टेज, है ना। आपको अभी मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया था, आप वहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है आप लोग इसको देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 50 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन DC जनरेटर, DC जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव है। तो बताइएगा। आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, क्या आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, क्या आउटपुट वोल्टेज घट जाएगा यानी कम हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, क्या आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग होगा। या फिर आउटपुट वोल्टेज विल बिकम जीरो, या आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा यानी कि जीरो हो जाएगा, है ना। कम नहीं, जीरो हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो बताइए आप लोग क्या आंसर सही होगा 50 का। आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, बिल्कुल आंसर नंबर बी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि अगर आर्मेचर रिएक्शन होगा तो वोल्टेज कम होता चला जाता है, और जितना जैसे जैसे आर्मेचर रिएक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वोल्टेज कम होता चला जाता है, और वोल्टेज जीरो भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन हो जाती है। इसलिए हम लोग किसी भी अपने DC जनरेटर को डिजाइन करते समय आर्मेचर रिएक्शन पर ध्यान देते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन कम से कम हो, उससे लिमिटेड। मेरा एक क्वेश्चन था, आप लोगों से पूछा था, अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो इसका आंसर आप लोग किसी भी समय का कमेंट करके बताइएगा कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के उपाय, है ना। तो बस आज हम लोग इतना के क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन अगले अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने नोट्स को तैयार कर के रखेंगे अपने क्वेश्चन को, और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।